नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, क्लास में थोड़ा सा गैप हो गया 2 लेक्चर के बाद। एक तो इंट्रोडक्शन की क्लासेस चली जिसमें मैंने धाराएं आपको याद कराई हैं, थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए। ठीक है, 18 अप्रैल, 27 अप्रैल, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 नवंबर, ये सब का डेट आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ धाराएं मैंने याद कराई क्योंकि धारा से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो वो आपको याद रहना चाहिए, एज इट इज़ आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, फिर डेफिनेशंस की पूरी क्लासेस ले ली। चैप्टर 1 चैप्टर 2 पूरा कवर हो गया। चैप्टर 2 में डेफिनेशंस थे सारे। अब ये चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 छोटा सा है, बहुत छोटा है, काफ़ी छोटा है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट के लेक्चर में खत्म होगा। ठीक है, अभी बीच में सहकारिता का एग्जाम आ गया था, इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल हमको फिर से बनाना पड़ा और थोड़ा सा गैप आया। अब रेगुलर क्लासेस मिलेंगी आपको, अब अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और मेरे ख्याल से जितने मंडी वाले भरे होंगे उससे उतने ही लोग सहकारिता को भी दिला रहे होंगे। ठीक है, तो अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ये वीडियो अपलोड होगा उससे पहले पुराने वाले को आप देख लेना। चलो बिना देरी किए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, मंडियों की स्थापना करना। चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं, धारा 2 की नहीं। धारा 2 डेफिनेशन था, चैप्टर 1 में 1 और 2 ये 2 सेक्शन हम कवर कर लिए, धारा 1 और धारा 2 कवर कर लिए। आज हम दूसरा अध्याय देखेंगे, दूसरा चैप्टर देखेंगे, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट्स, मंडियों की स्थापना। इसमें कितने से कितने सेक्शन है? तो धारा 3 से लेकर धारा 6, मतलब 3, 4, 5 और 6, 4 धाराएं हमको पढ़नी है, 4 सेक्शन हमको पढ़ने हैं। तीसरा धारा क्या कहता है? तीसरा धारा याद है आपको, मैं जब सेक्शंस याद करा रहा था पहले लेक्चर में, तो पहला तो नाम पता गांव रहता है, ये देखे थे। दूसरे में क्या देखे थे? डेफिनेशंस होते हैं। तीसरे में मैंने अधिसूचना याद कराया था। ठीक है, अधिसूचना। चौथे में मंडी की स्थापना याद कराया और उसके बाद लाइन से ट्रिक के जरिए सारी चीजें आपको याद कराई थी, जिसमें प से 5 और प से प्रांगण था, मंडी, प्रांगण और उपमंडी। ठीक है, 6 में नियंत्रण था, ये सारी चीजें याद कराई। तो अभी 3, 4, 5 और 6 हम देखेंगे। तो तीसरे में क्या था? अधिसूचना है क्या चीज, ये बताता हूं। अभी जब आप जॉब लगा लोगे, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो आपको जब नियुक्ति देना होता है ना, तो न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि ये फलाने व्यक्ति का हम नियुक्ति कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, इस पद पे, इस ग्रेड पे किसी को इसमें आपत्ति है तो सूचना करें। उस ऑफिस में जाके आप सूचना देंगे जहां उसकी नियुक्ति हो रही है। तो ये खुद से डिक्लेरेशन दिया था कि हम ऐसे कर रहे हैं, इनकी नियुक्ति में किसी को आपत्ति है, हो सकता है वो चीटिंग करके पास हुआ हो सकता है वो उसको गलत तरीके से रिक्रूट किया जा रहा हो सकता है वो घूस देके लग रहा होगा। किसी को भी इस संबंध में आपत्ति होती है तो उसमें एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, एक सूचना जारी करते हैं। सूचना में होता ये है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है, ये नियुक्ति कर रहे हैं इस दिनांक को, और किसी को आपत्ति हो तो इतने दिन के भीतर सूचित करें। ये प्रोसेस आपके साथ होगा। ठीक है, हमारा ज्वाइनिंग हुआ था तो ऐसे ही हुआ था, तो मुझे याद है। अब ठीक इसी प्रकार धारा 4 के तहत मंडी की स्थापना करते हैं ना, धारा 4 में, तो किसी मंडी को स्थापित करना है, मंडी की स्थापना करनी है, तो एक अधिसूचना जारी किया जाता है। ठीक है, एक अधिसूचना जारी किया जाता है और उस अधिसूचना में यह बताया जाएगा, जिसमें नाम मेंशन होगा, ये फलाना XYZ मंडी की स्थापना की जा रही है, किसी को आपत्ति हो तो सूचित करे। तो ये बोला धारा 3 क्या है? विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के आशय की अधिसूचना, नो डिविएशन, ये शब्द याद रखना। क्या बोला? राज्य सरकार। यहाँ पे एक शब्द याद रखना, राज्य सरकार। जहां पे मेंशन करने बोलूं उस शब्द को याद ही कर लेना। राज्य सरकार कैसे? स्वविवेक से या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा। राज्य सरकार
स्वविवेक से मतलब खुद की मर्जी से या फिर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा। सर ये स्थानीय प्राधिकारी क्या है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल अथॉरिटीज। अब ये लोकल अथॉरिटी में क्या है, जैसे कोई गांव वाला क्षेत्र है तो ग्राम पंचायत, कोई शहर वाला क्षेत्र है तो इनको शांत करो नीचे। स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटीज, मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगरीय निकाय जो भी आते हैं, पालिका हो गया, निगम हो गया, ठीक है। तो स्थानीय प्राधिकारी क्या बोल रहे हैं? राज्य सरकार खुद की मर्जी से या लोकल अथॉरिटीज द्वारा आवेदन करने पर किसी कृषि उपज की पैदावार करने वालों द्वारा किसी क्षेत्र में मंडी की स्थापना करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकते हैं। कौन करेगा? राज्य सरकार, स्वविवेक से या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन करने पर। स्थानीय प्राधिकारी आवेदन करेगा या खुद की मर्जी से, लेकिन अधिसूचना जारी कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। और अधिसूचना जारी करेगा, लेकिन किसी को प्रॉब्लम होगा तो समय देगा कम से कम 1 महीने का। किसी को आपत्ति हो तो आप आइए, बताइए, उसका निराकरण किया जाएगा। और क्या आपत्ति हो भी बताना। तो राज्य सरकार द्वारा मंडी निर्माण के संबंध में अधिसूचना जारी होने के विषय में आपत्ति होने पर कम से कम 1 माह का समय दिया जाएगा। कम से कम 1 माह मतलब ज़्यादा ज़्यादा दिया जाता है समय, ठीक है। मिनिमम 1 महीना है, उससे ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन एकदम ऐसे नहीं कि आज जारी किए अधिसूचना और कल तक का टाइम है भैया आके बता दो, ऐसा नहीं। मिनिमम 1 महीने, ये सबको याद रखते चलना, इस 1 महीने को भी याद रखना। अगर किसी को आपत्ति होगा तो वो आके बताएगा। धारा 4, धारा 4 क्या बोलते हैं? मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियम। अब धारा 3 में बताया अधिसूचना जारी करेंगे कि ये XYZ मंडी की हम स्थापना करने जा रहे हैं। जैसे आपके नियुक्ति से रिलेट किया, ऐसे रिलेट करने से जो वास्तविकता कोई उदाहरण होता है, वास्तविक उदाहरण, उससे रिलेट करोगे तो चीज़ें जल्दी समझ आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स आपके लिए नए हैं। आप हो सकता है कि लोग क्या है मंडी वही नहीं जाने, ठीक। तो अब आपकी नियुक्ति हो रही थी, न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार छप गया, न्यूज़ छप गया कि भैया इसका नियुक्ति हो रहा है, किसी प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब अगर कोई प्रॉब्लम किया, कोई आपत्ति जताया तो ठीक है, चेक करेंगे क्या दिक्कत है। और अगर नहीं जताया, किसी को आपत्ति नहीं है या कोई आपत्ति कर भी दे रहा है लेकिन वो मान्य नहीं है, मतलब बेतुका सवाल कर रहा है, बेतुका आपत्ति कर रहा है, तो क्या किया जाएगा? आपकी नियुक्ति दे दी जाएगी। बस वैसे ही धारा 3 के तहत अगर अधिसूचना जारी किए और किसी को आपत्ति नहीं हुआ तो उस मंडी की स्थापना कर दी जाएगी, ठीक। धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में दिए गए समय अवधि समाप्त होने के पश्चात, कौन सा समय अवधि सर? अभी बताया ना, 1 माह, कम से कम 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा कि आपत्ति है तो बताओ, के पश्चात समय अवधि के भीतर आए आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात, विचार करेंगे, है ना। और अगर कोई गलती नहीं पाई जाती, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस क्षेत्र में अधिसूचना जारी करके फिर से अधिसूचना जारी करेंगे और मंडी की स्थापना कर सकेंगे। मंडी की स्थापना कर सकती है। उस अधिसूचना में मंडी का नाम भी होगा, उसमें मेंशन करेगा मंडी का नाम, ठीक है। अपने आसान भाषा में समझा दिया। तो धारा 4 क्लियर है। धारा 5, मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी। ये क्या है सर? मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी, ये लिखा हुआ तो है, इसमें क्या होता है बता देता हूँ। ये आपका कोई मंडी क्षेत्र हो गया, शायद हम लोग इसको डेफिनेशन वाले क्लास में भी देखे थे। एक मंडी क्षेत्र हो गया, उसके अंतर्गत एक मूल मंडी होती है जहाँ पे मेन काम हो रहा है, खरीदी बिक्री हो रही है, मूल मंडी, ठीक है। एक मंडी क्षेत्र हो गया, ये मूल मंडी हो गए, ये सारे इसके मंडी प्रांगण हो गए, जैसे आंगन होता है ऐसे प्रांगण हो गया, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे दुकानें होंगी, उपमंडी बोल सकते हो। उपमंडी के अलावा ये उपमंडी हो गए, जो सरकारी वाला है ये समझ लो निजी वाला उपमंडी है। एक और हो सकता है यहाँ पे टर्मिनल हो। टर्मिनल क्या है सर? टर्मिनल बताया था जहाँ पे उद्यान की फसलों का खरीद बिक्री होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल हो गए और कुछ जगह छोड़ के रखे निजी व्यापार करने वालों के लिए, तो ये सारी चीजें आ सकती है। तो वही बोल रहा, प्रत्येक मंडी में एक मंडी प्रांगण होगा, प्रत्येक मंडी में एक मंडी प्रांगण होगा। एक मंडी क्षेत्र में क्या क्या होगा? अच्छा उल्टा लिखा गया, एक मंडी क्षेत्र में मंडी प्रांगण होगा, मूल मंडी, ठीक है। मंडी प्रांगण और मूल मंडी होंगे। विशेष वस्तु के लिए एक से अधिक स्थान पर उप मंडी प्रांगण होंगे, हो सकता है आगे पिछले आगे हो। विशेष वस्तु के लिए मतलब यह ये दुकान है, या तो कुछ भी ला के बेचो, या डिफाइन कर दिया भैया यहाँ धान या गेहूं ही बिकेगा, तो ये विशेष वस्तु हो गया। तो विशेष वस्तु के लिए एक से अधिक स्थान या एक से अधिक उप मंडी प्रांगण होंगे, क्लियर। व्यक्ति, संगठन, किसान उत्पादन संगठन जो बोर्ड या मंडी समिति से पंजीकृत हो, ठीक है। व्यक्ति हो गया, संगठन हो गया, कोई किसान हो गया, या उत्पादन संगठन हो गया जो कि बोर्ड या मंडी समिति से रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, रजिस्टर्ड है। एक या एक से अधिक निजी मंडी प्रांगण या निजी उप मंडी क्षेत्र के लिए हो सकेंगे। मैंने बोला एक तो सरकारी वाला, अच्छा मिट गया, सरकारी वाला और निजी वाले लोग के लिए भी हो सकता है। एक या एक से अधिक टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स क्या पता है? जहाँ पे उद्यान की फसलें बिकती है, हॉर्टिकल्चर वाला, ठीक। प्रत्येक मंडी प्रांगण उप मंडी प्रांगण के लिए एक मूल मंडी होगी, वो भी मैंने बता दिया सारी चीजें, ठीक है। अब क्या क्या रहेगा वो सब उतना ध्यान मत देना, जो नॉर्मल एक डायग्राम बनाया था उसको देख लेना, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। राज्य सरकार धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थान को जिसके अंतर्गत मंडी क्षेत्र में की कोई संरचना खुला स्थानीय परिक्षेत्र, मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण या विशेष मंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण घोषित करेगी। सर ये क्या बोल दिया, ये जितना डायग्राम बनाया था ना, ये मूल मंडी और ये क्या बोल रहा है, ये राज्य सरकार घोषित करेगी कि ये मंडी क्षेत्र है, ये मूल मंडी है, ये उप मंडी है, ये निजी उप मंडी है, ये टर्मिनल कॉम्प्लेक्स है। अधिसूचना जारी करके ये बताएगी, ये बात बोला गया है धारा 5 में। ठीक है, चलो धारा 6 देखते हैं। धारा 6, अब देखो एक मंडी क्षेत्र डिसाइड हो गया, एक मूल मंडी हो गई जहाँ पे कोई सामान की खरीदी की जा रही है, बेची जा रही है, सब एजेंट लोग मौजूद हैं वहाँ पे, सब अधिकारी मौजूद हैं। अब सोचना क्या अचानक से अब यहाँ पे एक व्यक्ति आएगा, कोई भी व्यक्ति, अच्छा पहले इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका व्यक्ति वाले मत है। तो कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, अब स्थानीय प्राधिकारी मतलब क्या सर, मैं बताया ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सब हो गए। मंडी क्षेत्र के अलावा नगर में नगर पंचायत, मंडी क्षेत्र के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर, मतलब एक क्षेत्र जो डिसाइड हो गया ना मंडी क्षेत्र, वो हो सकता है किसी न किसी स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आए, उसकी सीमा में आए। ठीक है, अब जैसे ये एक कोई गांव है भिलाई नाम का, ठीक है, नगर है समझ लो भिलाई, नगर पंचायत यहाँ पे भिलाई है, नहीं है नगर पंचायत लेकिन मान के चलो नगर पंचायत भिलाई है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित किया गया है, वहीं सारे सामान खरीदे जाने हैं और बेचे जाने हैं। तो कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, मतलब नगर पंचायत भिलाई उसकी बात कर रहा हूँ, वो मंडी क्षेत्र है ना, तो उसके अलावा कहीं और कोई ऐसा निर्माण नहीं करेगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा जहाँ पे सामान या कृषि उपज बेची जाए या खरीदी जाए, मतलब वो है तो उसका मोनोपोली रहेगा समझ लो। तो कोई भी स्थानीय प्राधिकारी मंडी क्षेत्र के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए, मतलब मार्केटिंग के लिए, उसको खरीदे बेचे जाने के लिए ना तो कोई निर्माण करेगा, ना उसकी स्थापना करेगा, ना उसे चालू रखेगा, और ना उसे उपयोग में लाने का परमिशन देगा। मतलब खुद नहीं कर रहा है, कोई और करना है तो उसको भी परमिशन नहीं देगा। समझ आई बात? तो ये धारा 6 क्या है, धारा 6 में पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी मतलब कोई मंडी क्षेत्र जहाँ पे पड़ेगा ना, किसी न किसी सीमा के अंतर्गत आएगा ना, नगर पंचायत ग्राम पंचायत का। तो जो स्थानीय प्राधिकारी है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पंचायत, मैंने उदाहरण दिया नगर पंचायत भिलाई, ऐसे उदाहरण दिया, नगर पंचायत भिलाई नहीं है ऐसे, ठीक है। तो वो किसी और को अलाउ नहीं करेगा कि भाई तुम कहीं और, ये मंडी क्षेत्र के अलावा कहीं और कोई सामान बिकेगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से कोई यूज़ नहीं आएगा, खरीद बिक्री नहीं होगी, और कोई करेगा तो उसको रोकना है, और खुद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय डैश डैश डैश। अब ये क्या है सर, ये क्या एक्चुअली बेयर एक्ट का लैंग्वेज ऐसे रहता है ना, थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। अब ये मंडी क्षेत्र हो गया, ये मेरे सामने मंडी क्षेत्र से इमेजिन करो, मैं अचानक से मेरे को लगा कि नहीं यार बहुत सारे सामान मेरे को बेचने हैं, गेहूं बेचना है बहुत सारा, ठीक है। तो मेरा मन किया, मैं मंडी क्षेत्र में चले गया और बेच दिया। क्या बिना ऑथराइज के, बिना किसी अथॉरिटी के बेच दिया? क्या नहीं बेच पाऊंगा, कोई मेरे को लाइसेंस रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है ना, तो ये कोई भी व्यक्ति को, मेरे को मान लो योगेश सर को मान लो, मेरे पास अचानक से बहुत सारे सामान आए, चाहे मैं खुद पैदा किया, खरीद के लेके आया और उसको वहाँ जाके मूल मंडी में बेच रहा हूँ, बेच सकूंगा क्या? नहीं। मेरे को अगर बेचना होगा तो उसके नियम के तहत काम करना होगा। वो बोले कि कोई कृषक बेच सकता है तो मेरे को कृषक होना चाहिए, या कोई व्यापारी डील कर सकता है, कोई एजेंट होना चाहिए, तो वो सब लाइसेंस ऑथराइज्ड पर्सन होता है, सबको लाइसेंस जारी हुआ होता है, ठीक है, लाइसेंस मिला होता है। जैसे आपको गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बस वैसे इसमें खरीद बिक्री करना है, कोई मंडी कार्यकारी हूँ आप, है ना, तो उसके लिए आपको अथॉरिटी मिलनी जरूरी है, ठीक है। तो मैं, कोई व्यक्ति उस नियम के अलावा, उस नियम के अधीन तो काम कर सकता हूं, लेकिन उसके नियम के तहत मेरे को कोई लाइसेंस नहीं मिला, कोई अथॉरिटी नहीं मिली है, तो उसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो वही बोला, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार, इसके अनुसार तो काम कर सकेगा, लेकिन इसके सिवाय, मतलब इसको छोड़ के और कोई भी काम नहीं करेगा। मंडी क्षेत्र में किसी स्थान को अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए उपयोग में नहीं लाएगा, ठीक है। मैं जाके ये सब सामान वगैरह बेच नहीं सकता। समझ आई बात? ये लाइन समझ आया? कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत उसके अधीन बनाए गए नियमों तो उपविधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, मतलब इसके अनुसार तो काम कर सकता है, लेकिन इसके अनुसार कोई और चीज को छोड़ के ये नहीं करेगा, ठीक। मंडी क्षेत्र में मंडीकृत इकाई के रूप में कार्य नहीं करेगा, मतलब इसके उपबंधों के अनुसार ही करेगा, इसके सिवाय और कुछ काम नहीं करेगा। मतलब अगर लाइसेंस नहीं मिला, ऑथराइज नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। समझ आई बात? तो ये 2 पॉइंट समझ आए इसके अंतर्गत, ठीक। अब समझना बात को, मेरे घर में पीछे बाड़ी है, उसमें मैं कुछ उगा लिया, कोई सब्जी उगा लिया, गोभी भाजी कुछ उगा लिया, तो क्या मैं उसको बेचूं ही नहीं?
मूल मंडी मंडी क्षेत्र में बिक रहा है। अब फिर से ये व्यक्ति है ना, मैं ही व्यक्ति हूँ, समझ लो, है ना। अभी तक नहीं बेच पा रहा था, अब ऐसा सिनेरियो देखना, तो ये बेच के कितना सारा गोभी क्या मैं ही खाऊं? दिन भर सुबह शाम दोपहर को गोभी गोभी खाऊं? नहीं, अब उसको मेरे को बेचना है। या कोई थोड़ा बहुत, मेरा भी छोटा मोटा किसान, मतलब मैं भी किसान हूँ अगर, तो कुछ उपज हुआ होगा उसको मेरे को बेचना है, धान गेहूँ को, तो क्या बेचूं ही नहीं? ऐसा नहीं है, बेच सकते हो। ठीक है, बिना लाइसेंस के बिना अथॉरिटी के भी आप बेच सकते हो। ठीक, आप कोई सा ठेला ले जाते हुए बेचता है कि नहीं बेचता है ना? आप मार्केट जाते होंगे, कोई सब्जी भाजी बेचता है कि नहीं बेचता? बेचता है। ठीक है, तो बेच सकता है। लेकिन देखना, यही बोला, ये जो पॉइंट है ना, ये लागू देख रहे हैं कि नहीं बेच सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ठीक है नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं करने वाला रूल कहाँ पे लागू नहीं होगा? तो कहाँ पे लागू नहीं होगा? तो ऐसी कृषि उपज के विक्रय या क्रय को जिसका उत्पादक स्वयं उसका विक्रेता हो, मतलब मैंने सब्जी भाजी उगाया और मैं ही बेचने जा रहा हूँ, लेकिन बेच रहा हूँ तो एकदम ऐसा नहीं कि ट्रक भर भर के ले जाके वहां सामान बेच दे रहा हूँ। ठीक है, तो जिसका उत्पादक स्वयं उसका विक्रेता हो, जो कि उसे अपने स्वयं घरेलू उपभोग के लिए हो, लेकिन एक समय में 4 क्विंटल से अधिक ना हो। मतलब 4 क्विंटल से थोड़ा कम का सामान है ना, मतलब 4 क्विंटल तक है तो मैं बेच सकता हूं, और नहीं है तो नहीं बेच सकता। दूसरी बात, जो सिर पर रख कर लाई गई सिर पर ले जाकर, मतलब सिर पर एकदम क्या, कितना सारा सामान लेके चले जाऊंगा, मतलब कम क्वांटिटी में बेचना हो या खरीदना हो तो कर सकता हूं। जिसका क्रय विक्रय छोटे व्यापारी द्वारा किया जाता है। छोटे व्यापारी मतलब छोटे व्यापारी का तात्पर्य डेफिनेशन में देखे थे, छोटा व्यापारी होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो छोटा व्यापारी है मतलब वो भी कम मात्रा में डील कर रहा है। ये मंडी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों पर, मंडी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों पर भी ये पॉइंट लागू नहीं होगा कि भाई नहीं बेच सकते। मंडी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों में आपको कम रेट में सामान मिल जाते हैं, चावल वगैरह उचित मूल्य के दान। कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेटिव का चावल वगैरह लेते हो, अगर बीपीएल कार्ड बना होगा तो समर्थन मूल्य पर विक्रय करने वाली संस्था प्राथमिक समिति पर लागू नहीं होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर विक्रय करने वाली संस्था क्या है? प्राथमिक साख समिति। प्राथमिक साख समिति के माध्यम से भी मार्केट उसको परमिशन देता है। मार्केट बोलता है प्राथमिक साख समिति को, भैया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर तुमको ये सामान खरीदो। ठीक है, तो वो उस पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? क्या बोल रहा हूँ? धारा 6 धारा 6 फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ चलो धारा 6 ही रिपीट करता हूँ। कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अगर ये मंडी क्षेत्र है ना, उस मंडी क्षेत्र के अलावा कोई ऐसा निर्माण वगैरह नहीं कराएगा जहाँ पे कोई खरीदी बिक्री हो। किसकी खरीदी बिक्री? कृषि उपज की। इसी संबंधित तो अधिनियम पढ़ रहे हैं ना। ठीक, और अगर कोई निर्माण कर रहा है तो उसको भैया रोकना है ना, ना खुद बेचेगा करेगा। वो कृषि मंडी क्षेत्र हो गया ना, तो वो मंडी क्षेत्र वही मोनोपोली रहेगा। क्लियर? अब उसमें कोई खरीदी बिक्री करना है, एजेंट का काम करना है, ठीक है, जितने भी कार्यकारी थे मंडी के, कार्यकारी का डेफिनेशन ऊपर बता दिया, उसके लिए अथॉरिटी होनी जरूरी है, मतलब आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब बड़ी मात्रा में खरीदी बिक्री नहीं कर सकते। ठीक, समझ आई बात? तो वही पॉइंट लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, मतलब इसको छोड़ के ऐसा काम नहीं करेगा, है ना। क्या नहीं करेगा? विपणन में उपयोग के लिए नहीं लाएगा कोई भी क्षेत्र को। ठीक है, वही मंडी क्षेत्र में किसी स्थान को अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए उपयोग में नहीं लाएगा। मतलब मैं प्राइवेट आदमी हूँ, मेरे को कोई लाइसेंस नहीं है, वही मंडी क्षेत्र में जाके मैं बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, या मंडी कृतकारी के रूप में काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है ना, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कहाँ लागू नहीं होगा? ऐसे जगह लागू नहीं होगा जो खुद उत्पादक हो और खुद बेच रहा हो। जैसे मैं छोटा मोटा कुछ सामान उगाया घर में, उसको ले जाके बेच दिया तो मैं बेच सकता हूँ, लेकिन 4 क्विंटल तक होना चाहिए, 4 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 क्विंटल से ज़्यादा बेच रहा हूँ मतलब मैं थोड़ा बड़ा डीलर हूँ। ठीक है, उसके अलावा क्या कोई छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, उनके लिए ये रोक नहीं रहेगा। क्लियर? और क्या, जो सिर पर ले जाई गई हो वो भी खरीद बिक्री कर सकता है। ठीक है, समझ आई बात? उचित मूल्य की दुकानों पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और किस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है? तो प्राथमिक साख समिति पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, तो ये बात समझ आई। धारा 3 समझ आ गया था। धारा 3 क्या था? अधिसूचना। धारा 4 में मंडी की स्थापना। धारा 5 में मंडी प्रांगण, मंडी प्रांगण हो गया, मूल मंडी हो गया, मंडी क्षेत्र, टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, ये क्या था? इसका डेफिनेशन ऊपर तो देख चुके हैं, वापस वही रिपीट हुआ है। ठीक है, उसको सरकार अधिसूचित करके, अधिसूचना जारी करके घोषित कर सकेगी कि ये मंडी क्षेत्र है, ये मूल मंडी है। ये पूरा बताएगी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल। और धारा 6 क्या देखे थे? तो धारा 6 कंट्रोल देखे थे, नियंत्रण देखे थे। क्या चीज़ के लिए नियंत्रण? तो अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण। ठीक है, मार्केटिंग करना है लेकिन उस पर कुछ नियंत्रण लगे है कि कोई भी जाके मार्केटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? समझ आई बात? तो ये छोटा सा लेक्चर था, ये मेरे ख्याल से कितने मिनट का हुआ? 17, 14-15 मिनट की क्लास थी। ठीक है, ये चैप्टर 2 खत्म हो गया। ये नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 से रिलेटेड रहेगा, जहाँ हम धारा 7 से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।